काल्पनिक है, इसका कोई भी संबंध जीवित व्यक्ति से नहीं है। यह अगर कोई इसका जीवित व्यक्ति से और स्थल या नाम संबंध में आए तो यह सिर्फ एक संयोगवश होंगे। तो यह एक फ्यूचर आधारित स्टोरी है। इस स्टोरी में मैंने भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों का फ्यूचर आधारित जियो पॉलिटिक्स में कैसा या किस तरह रिश्ते होंगे, इस रिश्ते का मैंने एक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन निर्माण की है और उसका स्पेस में किस तरह प्रभाव होगा यह मैंने, यानी कि अंतरिक्ष में किस तरह से एक दूसरे में टसल रहेंगी, यह टसल दिखाने की कोशिश मैंने की है। और यह कहानी मैंने भारत को स्वतंत्र मिले हुए 100 साल होने के बाद किस तरह भारत का वर्ल्ड पर प्रभाव रहेगा, यह सोचते हुए यह कहानी मैंने बनाई है। तो यह स्टोरी का 10th पार्ट है और यह एक फ्यूचर आधारित स्टोरी है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए, जैसे ही परिस्थिति इकबाल के हाथ में आई, फिर इकबाल ने पृथ्वी पर स्थित साइंटिस्ट को वहाँ क्या हुआ था इसकी इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। उसने बताया कि जैसे ही हमने सौरमंडल पार किया तब श्रेयस ने उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा कि हमारी ओर और एक अनजान यान आता हुआ दिखा। उसकी बनावट पृथ्वी के यानों की तरह नहीं थी। वह के सभी मेंबर्स, यानी कि उस ग्रुप पर जो 8 मेंबर्स थे उनको वह पहचानने की कोशिश कर रहे थे, मगर किसी को वह पहचान में नहीं आ रहा उसका मटेरियल किसका बना है और वह उनकी तरफ क्यों आ रहा है। यह सब पता लगाना उन सबको मुश्किल हो गया था। उन्होंने उसे कांटेक्ट, यानी कि उस यान को कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, मगर कुछ वह पता नहीं कर पाए और उस पर कांटेक्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन उस यान ने सीधा उन पर हमला करने की कोशिश की, मगर इकबाल ने सोफिया से जल्द वहाँ से दूसरी ओर यान लेने को कहा और सोफिया और इकबाल की समझदारी की वजह से जो उस यान ने पहला वार किया उस यान से कुछ नहीं कर पाया और वह इसी का यूज करते हुए हर बार पर वह यान ज़्यादा फास्ट लेने लगे और वैसे भी वह यान ज़्यादा फास्ट होने की वजह से वह उस यान के वार से बच पा रहे थे। उनके यान में भी मिसाइल थे, पर उन्होंने उन पर खर्चा करने की बजाय, उन मिसाइल पर खर्चा करने की बजाय वहाँ से उनसे ज़्यादा फास्ट जाकर बचने की सोचा और यह बात कारगर भी साबित हो रही थी। वह उनकी चंगुल से बचने में कामयाब तो हो गए थे, पर उनके बचने के चक्कर में उनका मार्ग चेंज हो गया और अब उनके पास जो 2 दिन का ज़्यादा ईंधन था वह अब
एक दिन का ही रह गया और तेजी से जाते हुए कम्युनिकेशन के जगह पर जल पड़ा। इसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम भी खराब हो गया और अब वह रोबोट ने कम्युनिकेशन ठीक कर दिया था। इस वजह से वह कांटेक्ट कर पाए। इस तरह से सब बातें विस्तार से इकबाल ने सबको बताई। फिर इकबाल ने सवाल पूछा, क्या आप पता लगा पाए हमने जो तस्वीर उस यान की भेजी थी वह सब किसकी है? पर कोई जवाब नहीं मिला। किसने इकबाल के जवाब का जवाब नहीं दिया, मगर मन ही मन कुछ साइंटिस्ट को तो शक हुआ ही था कि यह सब चीन के द्वारा भेजे हुए मिसाइल है। पर कोई सबूत नहीं मिलने के वजह से कोई कुछ ज़्यादा चीन पर बोल नहीं पा रहा था। पर अब यह बातें बाहर मीडिया में आ रहे थे। मीडिया वाले खुलकर चीन के विरोध में बोलने लगे थे। यह सब बातें देखकर चीन के गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ सबूत तो दिखाओ। ऐसे ही बातें करते हो चीन का सरकारी मीडिया भी अब चीन के बातों पर वर्ल्ड पहुंचाने लगा और चीन का साथ वाले देश भी चीन के साथ देने लगे। दो हिस्सों में अब वर्ल्ड यानी कि जग बंट चुका था। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे देश चीन के हिस्से में थे और नेपाल, मैक्सिको, इंग्लैंड जैसे देश अमेरिका और भारत के पक्ष में थे। मीडिया के लोग भी बट गए थे, कुछ चीन के तो कुछ भारत के पक्ष में थे। यह सब बातें क्रू मेंबर को बताई बाद में, पर इकबाल और मेरी को तो यह पहले ही शक था, क्योंकि उन्होंने जब चीन में जासूसी का काम करते थे तब उन्हें चीन का यह अंदेशा लग गया था। पर उनके पास भी कुछ ज़्यादा सबूत न होने की वजह से यह बातें उन्होंने किसी को नहीं बताई। लेकिन अब सब भूलकर उन्हें अपना मिशन कंप्लीट करना था। इस वजह से अब वे ज़्यादा बातें न करते हुए अपने काम पर लग गए। इकबाल एक अच्छा कप्तान साबित हो रहा था। उसने सूझबूझ से इस पूरे समय में अपने क्रू मेंबर का हौसला बढ़ाया और बुरे दौर पर से वह सब बाहर आए। यह कहानी इस तरह आगे जारी रहेगी। इस कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब